Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें डिटेल्स आपके सामने हैं. दैट मीन्स मतलब डिटेल्स एज इन कि व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट इट ताकि यू फील कनेक्टेड होल थ्रू आउट कि ओके दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. दीज ऑल आर द आर्टिकल्स दैट विल डिस्कस. पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर. तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये न्यूज में है, ये सारी बात होगी. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट. ये एक आई वुड से एक लेंदी टॉपिक है. सो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना. बाकी इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं हॉलिस्टिकली आई कवर. ये आपके जीएस पेपर 3 में फिट बैठता है. जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. हाँ जी, तो ये आपका जीएस पेपर 3 में आप इसको लिंक कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के साथ. और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ना ये जो टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर है, एनआईए हैज डेवलप्ड इट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल से पॉइंट से दो डिस्कशंस होंगी, एक एनआईए के बारे में एंड दूसरा अबाउट दिस सेंटर. ठीक है जी. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव टोल्ड नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी. ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन डेप्थ एनालिसिस होगी, चीजें आपको पता चलेंगी ही सही. तो 2017 में ना 2017 में मैं वैसे आपको बता रही हूँ, 2017 में यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था एक मेंस का. मैं आई टॉक अबाउट इट जब मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे आऊंगी, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट. ये चीजें आप उसमें भी ऐड ऑन कर सकते थे. ठीक है, आई मेंशन द क्वेश्चन ताकि क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है, अगला जो है वो एक स्पीशीज है. तो अगर वो स्पीशीज इन न्यूज है तो बिट ऑब्वियस कि वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट. तो उसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, दैट इज डस्टेड अपोलो. तो बटरफ्लाई की स्पीशीज है. अगर आप जैसे एसएससी अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अगर आप ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो सवाल ऐसे ही आ जाता है कि ये फलाना टर्म न्यूज में था, ये किससे जुड़ा हुआ है. यूपीएससी भी अपने एक टाइम पे ऐसे सवाल पूछ लेती थी. तो प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस ही है ये सारी. ठीक है जी. डस्टेड अपोलो के बाद यू हैव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. क्यों न्यूज में है, आई टेल यू. आपके लिए होमवर्क इतना है, बस मैप में आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार देख के आना है कहाँ पड़ता है मैप में. एक्सरसाइज वायु शक्ति, तो ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड कलारीपयट्टू, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन. चलिए जी शुरू करते हैं. अच्छा पहले ना ये आपको एक सवाल दिख रहा है, दिस इज अभी आई हैव एडेड जीएस पेपर 3 से 2017 में ना यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था मेंस में. द स्करेज ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज. I don't know why it is happening today. हाँ जी, the scourge of terrorism is a grave challenge to national security. ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने डाली. Now, what solutions do you suggest to curb this growing menace? And what are the major sources of terrorist funding? तो ये सवाल अपने मन में रखो. अब डिस्कस करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट को, तो आपको खुद समझ आएगा कि जब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट सॉल्यूशंस यू सजेस्ट टू कर्ब इट, तो हाउ दिस पर्टिकुलर डेटा कैन हेल्प यू. ये यहाँ से एक कंटेंट, एक फॉर्डर मटेरियल है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ट्रस्ट मी. नाउ एज फार एज दिस आर्टिकल इज कंसर्न, न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डेवलप किया है नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर. क्या करेगा ये सेंटर, पर्पस क्या है इसका, ये सारी बात करते हैं. तो एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेंटर इज कंसर्न, सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये सेंटर डिजाइन किया गया है टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिस्ट, और जो भी उसके उनके जो एसोसिएट्स हैं डिफरेंट सोर्सेज से यू विल बी गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन. सो पहली बार है कि एनआईए हैज कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट टेररिस्ट फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग यू सी है इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स. सो
एक सेंट्रलाइज्ड एफर्ट है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू टेररिज्म, ताकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी और ज्यादा एनहांस हो. सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव कलेक्टेड डिटेल्स ऑफ ऑल द टेररिस्ट including those from Indian Mujahideen, Lashkar-e-Taiba, Khalistani militant groups, right? So they have gathered it. Purpose मैंने आपको बता दिया है. अब मैं ना बार बार ये NTD, FAC नहीं बोलूंगी, सिंपल टर्म में सेंटर बोलूंगी, तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं किस सेंटर की बात कर रही हूँ. So this center has been modeled along the lines of Global Terrorism Database of US. देखिए, ऐसा है कि ये एस्टैब्लिश हो रहा है, इट इज न्यूली एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर जिसको भी आप बोलो. इंस्पिरेशन मिली है GTD से, ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट से. ये जो GTD है ना, इट इज मैनेज्ड बाय नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म, स्टार्ट आप बोल दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, बेस्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो इंस्पिरेशन या आप बोल सकते हो along the lines of GTD, this particular center has been established. Similar to GTD, ये जो सेंटर है ये एक सेंट्रल हब की तरह हो गया, दैट इज फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर एनालाइजिंग द टेररिस्ट इंसिडेंट्स विद इन इंडिया. तो इट विल फंक्शन एज अ डेटाबेस, एक डेटाबेस की तरह काम करेगा, एक एनालिसिस सेंटर की तरह होगा. जितनी भी डिटेल्स है, लाइक डेट है, लोकेशन है, वेपन्स दैट आर यूज, टैक्टिक्स एम्प्लॉयड, टारगेट्स, कैजुअलिटीज फॉर ईच टेररिस्ट इंसिडेंट, वो सारी डिटेल्स को कंसोलिडेट करेगा. आइडिया यही है ताकि आपके पास यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सेसिबल रिसोर्सेज, ताकि आप यू बेटर अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है ये सब चल रहा है, तो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द टेररिज्म थ्रेट्स विद इन द कंट्री, राइट. सो दैट इज द पर्पस. GTD की लाइंस पे चल रहा है ना, GTD का भी ऐसा ही है कॉन्सेप्ट. सो इट विल सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड एनालिसिस सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू टेररिज्म एंड टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन द कंट्री. यही मैंने आपको बताया. सो 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा सारी स्टेट पुलिस फोर्सेस को, एंटी टेरर एजेंसीज को, कि अडॉप्ट एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करें वेयर यू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ, कि नए टेररिस्ट ग्रुप्स की फॉर्मेशन नहीं हो आगे. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जब हम बात कर रहे हैं इसके सिनारियो के अंदर, सो इसके फीचर्स के ऊपर डिस्कशन थोड़ी सी और करते हैं, इस पे लाइमलाइट डालते हैं. कितनी बार आई हैव यूज दिस टर्म कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, तो ये तो आपको पता चल ही गया है. इसके अंदर इट विल इंक्लूड द केस हिस्ट्री, फिंगरप्रिंट्स हो गए, वीडियोस हो गए, पिक्चर्स हो गए, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गई, राइट. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा आपको ऑफ द इंडिविजुअल्स कि अच्छा ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, राइट. फिर उसके बाद इसमें ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी है. ठीक है जी. तो इसका मतलब क्या है कि दिस सेंटर यूजेस दिस सिस्टम टू क्विकली आइडेंटिफाई कि अच्छा ये इंडिविजुअल्स हैं बेस्ड ऑन देयर फिंगरप्रिंट्स. सो दिस सिस्टम होल्ड्स लाइक 92 लाख फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स, ताकि इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो उन लोगों की जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व होंगे. फिर इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी है. लेट मी ब्रिंग आउट दिस इन कलर, जस्ट अ सेकेंड, पॉइंटर्स, एक सेकेंड. हाँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू. हाँ जी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सिस्टम जो फेस रिकॉग्नाइज करेगा, जिससे कि आप CCTV फुटेज होता है तो उससे आप सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. तो ट्रैकिंग में और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी जो भी इंडिविजुअल्स टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं. सो दिट विल बी ऑल डन बाय स्कैनिंग द पिक्चर्स फ्रॉम सर्विलियंस कैमरास. साथ ही साथ इट विल ऑल्सो सपोर्ट स्टेट पुलिस फोर्सेज ऑल्सो. सिर्फ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को असिस्ट नहीं करेगा, बट स्टेट पुलिस फोर्सेज को भी सपोर्ट करेगा ये पर्टिकुलर सिस्टम सेंटर इन आइडेंटिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द सस्पेक्ट्स. ठीक है जी. तो जो स्टेट पुलिस फोर्सेस है वो भी एक्सेस कर सकती हैं डिसेंट्रलाइज सर्वर, ताकि वो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके ऑन द टेररिस्ट जो कि उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. अब जब मैं फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की बात कर रही हूं, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स, राइट. ऐसा सिस्टम है, आप ऐसा लगाओ एक जाइंट डिजिटल फिंगरप्रिंट डेटाबेस है ये, जो कि मैनेज किया जा रहा है बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राइट. सो इट इज अ कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स. इसके फीचर्स की बात करते हैं कि वेबसाइट
की तरह इसको लगाओ, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इसको कभी भी यूज कर सकती हैं, डे इन डे नाइट, ताकि यू मैनेज एंड एक्सेस द फिंगरप्रिंट डेटा, राइट जी, 24/7 बेसिस पे। फिर होता क्या है ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है फॉर क्राइम, एक 10 डिजिट का नंबर उसे दे दिया जाता है, जिसे नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर बोलते हैं। ये जो नंबर है ना, दैट इज यूनिक टू ईच पर्सन, और ये उनके साथ रहेगा फिर, राइट। और ऑल द क्राइम्स दे आर इन्वॉल्व इन, वो उसी सेम नंबर से सारे लिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस यूनिक आईडी कैन बी यूज फॉर पर्सन्स लाइफ टाइम। डिफरेंट क्राइम्स रजिस्टर्ड अंडर द डिफरेंट IFRs, FIR, वो सारे के सारे लिंक हो जाएंगे, अच्छा ये नंबर के साथ ये क्राइम जुड़ा हुआ है, राइट। फिर उसके बाद ये इंटीग्रेटेड है विद, देयर इज एन इंटीग्रेशन विद CCTNS ऑल्सो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है ये, ताकि you can keep the track of every person who has been arrested. फिर उसके बाद real time data upload and retrieval. Imagine कि if you could instantly upload and find the fingerprint information जब भी आपको चाहिए रहेगी, सो ये सिस्टम यही करता है, प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देता है और ज़्यादा एफिशिएंट कर देता है, ठीक है जी। एंड रिप्लेसमेंट फॉर प्रीवियस सिस्टम्स, ये लेटेस्ट वर्जन है, पैसे लगा लो है, इसने पहले वाला जो प्रीवियस सिस्टम है फैक्ट्स 5.0 उसको रिप्लेस किया है, और अब उसके बाद यू हैव दिस लेटेस्ट आइट्रेशन इन द सीरीज ऑफ ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मैं इस सेशन कह रही हूँ, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आगे नहीं बढ़ना चाहती का मतलब ये है कि पहले ना मैं आपके साथ NIA डिस्कस करना चाहती हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जहां से सवाल बन सकता है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन एजेंसी, इसको सुनना सिर्फ, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द NIA एक्ट 2008, ठीक है जी। तो NIA एक्ट 2008 इससे जुड़ा हुआ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी सिंपल, सबको ही पता होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है वो सारे ऑफेंसेस जो कि सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताना कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है ये एजेंसी, ठीक है जी। सो दिस यू हैव टू टेल। तो अब बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली डस्टेड अपोलो, साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है, परनेसियस स्टेनोसेमिस, एक रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दिखी है एंड फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, और कोई भी चीज पहली बार होती है बहुत खास हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये बटरफ्लाई, इट वॉज साइटेड एंड इट वॉज photographed, ठीक है। अच्छा, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या फीडबैक है, ठीक है जी। चलिए, डस्टेड अपोलो एक एक्सट्रीमली रेयर बटरफ्लाई है। आज से पहले अगर आप लगाएं, हिमाचल प्रदेश में कभी फोटोग्राफ नहीं हुई है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगी लद्दाख से वेस्ट नेपाल वाला जो एरिया है वहां पड़ती है ये, और ये 3500 to 4800 मीटर्स बेसिकली इट फ्लाइज बिटवीन इन द इनर हिमालयाज। इसका अपीयरेंस जो है ना, ये लद्दाख बैंडेड अपोलो से रिजेंबल करती है, लेकिन देखो ये ना थोड़ी सी साइंटिफिक चीजें हैं, साइंटिफिक एज इन, अब उसमें अपीयरेंस में इतना जाने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे डिफरेंस है, कि अच्छा इस पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे इसमें मेंशन है, मैं आपको बताती हूँ। डिस्कल बैंड में होता है ना, जैसे ये है अपना, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये जैसे ये, दिस इज द डिस्कल बैंड। तो जो डिस्कल बैंड है इसका ऑन द अपर फोर विंग इन डस्टेड अपोलो दैट इज कंप्लीट, और जो डिस्कल बैंड है लद्दाख बैंडेड अपोलो का दैट इज इनकम्प्लीट। बस इतना ध्यान में रख लीजिए कि ये बेसिक सा डिफरेंस है इसके बीच में। अब फिर उन्होंने ये बता रखा है जो डार्क मार्जिनल बैंड है ऑन दी हाइंड विंग इज मच नैरोअर इसके केस के अंदर, और लद्दाख बैंडेड अपोलो में ब्रॉड है। तो समझने वाला नहीं है इसको, आप चाहो तो वो रटाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट चल सकता है कि कल को अगर यूपीएससी स्टेटमेंट डाल दे तो हाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका जो हिंड विंग है वो नैरोअर है और उनका जो है वो ब्रॉड है। बस सिंपल सी इतनी सी चीज याद में रख लीजिए। कुछ अनदर रेयर स्पीशीज हैं जैसे रिगल अपोलो, इट वॉज ऑल्सो फोटोग्राफ्ड एट मणिमहेश जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देर आर 11 अपोलो स्पीशीज रिकॉर्डेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और उसमें से 5 जो हैं वो शेड्यूल्ड स्पीशीज हैं, ठीक है।
आपको पहली बार दिखी है ना, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा खास हो जाती है. सो इट इज़ एन एनकरेजिंग इंडिकेशन ऑफ कि डाइवर्सिटी इनकी फ्लरिश कर रही है, क्योंकि अभी पहली बार अगर हिमाचल प्रदेश में फोटोग्राफ हुई, आज से पहले नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ये इस चीज़ की तरफ एक इशारा है. थ्रेट है पोचिंग वाला. सो अपोलोज आर कंसीडर्ड कमर्शियली इंपॉर्टेंट बटरफ्लाईज एंड दे फेच हाई प्राइसेस. पोचिंग इंडस्ट्री के अंदर इनके जो प्राइसेस हैं बहुत हाई लगते हैं. तो मोस्ट ऑफ द अपोलो बटरफ्लाईज इसी वजह से एंडेंजर्ड हो चुकी हैं और अभी इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी कंजर्वेशन और इनकी प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है जी. तो थ्रेट यही है क्योंकि दे आर लाइक वैल्यूएबल ट्रेजर्स लगा लो यहाँ पर, एंड they are being sold for a lot of money, right? पोचिंग इंडस्ट्री में जैसे वो बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन मेजर्स हमें चाहिए. पहले तो कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत रिक्वायरमेंट है हर चीज में. पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट पोचिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्पीशीज में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर कंजर्वेशन एज वेल. ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग बटरफ्लाई पार्क्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स इन द स्टेट. ये भी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि बटरफ्लाई पार्क्स एस्टैब्लिश किए जाए, कंजर्वेशन रिजर्व्स हो इनके लिए भी. ठीक है जी. चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कवर करते हैं. 5 लोग हैव बीन किल्ड नियर उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन द पास्ट 2 months. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ लोकेटेड है? ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज इन उत्तराखंड. बाय एंड लार्ज ये जो रिजर्व है इट इज स्प्रेड ओवर भाबर एंड लोअर शिवालिक रीजन्स. देखो इतना तो आपको पता है ना कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अब होमवर्क में क्या मिलेगा, ये मैं चीजें आपको बता दूंगी, लेकिन आपके लिए जब तक आपने मैप में प्रैक्टिस नहीं किया ना तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी. कॉर्बेट सबने देखा हुआ है मैप में, आज वापस से जाना है तो थोड़ा सा घूम के आना उत्तराखंड वाला एरिया, अगल बगल कौन सा लगता है वो सारा देख के आना, ईस्ट वेस्ट इस एरिया थोड़ा ऐसे नॉर्थ साउथ ये घुमाना. ठीक है, उत्तराखंड ही भेज रही हूँ, अच्छी जगह है. तो बाय एंड लार्ज द रिजर्व इज स्प्रेड ओवर भाबर एंड लोअर शिवालिक रेंजेस रीजन्स. पहला नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था. उस टाइम पे हाईली नेशनल पार्क बोला जाता था. फिर उसके बाद इसमें एरिया और एडिशन हुआ एरिया के अंदर, और फिर इसको ऑब्वियसली आगे बड़ा एक्सपेंशन हुई और टोटल एरिया जो टाइगर रिजर्व का है वो एक्सटेंड हुआ टू इतने स्क्वायर किलोमीटर, 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर. यूपीएससी इतने नहीं पूछेगी कितना स्क्वायर किलोमीटर. वेजिटेशन सबको पता है, यहाँ पर ज्योग्राफी सबने पढ़ रखी है. सॉल और मिक्स फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स है, राइपेरियन वेजिटेशन है यहाँ पर. द टेरेन इज अनड्यूलेटिंग. सेवरल वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, राम गंगा, पलन, सोन नदी, ये सारी रिवर्स हैं जो इस वैली से फ्लो करती हैं. यहाँ ओपन मेडोज हैं, चॉर्स भी बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर. जो ग्रासलैंड्स हैं लोकली उन्हें चावर भी बोला जाता है. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लोकली जो भी प्रोनाउंसिएशन हो यू कैन लेट मी नो. नाउ ये जो ओपन मियाडोज है, जो ग्रासलैंड्स हैं, बेसिकली दे आर द आउटकम ऑफ कि कुछ सेटलमेंट्स पहले थी बट दे आर नाउ अबंडेंट पास्ट क्लियरिंग्स की वजह से अब ये जगह जो है ग्रासलैंड में हो चुकी है कन्वर्ट. फ्लोरा फना की बात करूं तो एवरग्रीन साल और शीशम, ये सारी आपको फ्लोरा वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलेगी. टाइगर, एलिफेंट, सांबर, हॉक डियर, बर्ड्स, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, फिशेस, राइट. सो दीज आर दी फ्लोरा एंड फना जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. अगला जो आर्टिकल है वो है आपका एक्सरसाइज वायु शक्ति. अच्छा, अभी ना बहुत टाइम से कुछ एक्सरसाइजेस न्यूज में थी, मैं आपको होमवर्क देती हूँ एज अ रिवीजन. एक है अपनी एक्सरसाइज साइक्लोन. किसके बीच में हुई, कहाँ हुई, 2 चीजें बतानी है, कहाँ हुई, वेयर, और कौन सी 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है. बाइलेटरल भी हो सकती है, ट्राइलेटरल भी हो सकती है. एक एक्सरसाइज खंजर, एक एक्सरसाइज सदा तानसिक, है ना. ये एक्सरसाइजेस काफी न्यूज में रही हैं. जैसे कि अपनी एक और एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, है कि नहीं. तो साइक्लोन हो गया, खंजर हो गया, सदा तानसिक, डेजर्ट नाइट, ये एक्सरसाइजेस कौन से देशों के बीच में होती है और कहाँ हुई है इस बार, वो बताओगे आप. ये मैं आपको होमवर्क इसीलिए दे रही हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए. अगर आप करोगे तो आप ही के लिए फायदा होगा, अगर आप नहीं करोगे तो आप ही का ही नुकसान होगा. तो इसीलिए कर लो तो आई वुड से फायदे में ही रहोगे. ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, किसी का फर्स्ट एडिशन होगा, किसी का कोई एडिशन है, किसी का कोई एडिशन है. अच्छा, एक और एक्सरसाइज देती हूँ, चलो इसी में ही ऐड कर लो. एक एक्सरसाइज थी, नो व्हाट्स हैपनिंग,
हाँ जी, एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज वॉज एक्सरसाइज अयुथ्या, राइट। तो ये कौन से दो देशों के बीच में होने वाली है, इसका नाम भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। तो क्यों इसका नाम पड़ा, देखो अगर आप, मैंने ये सब कुछ कवर कर रखा है, मैं आपको सारी लिस्ट दे रही हूँ आज। एक देख लो अपनी एक्सरसाइज साइक्लोन, फिर एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज देख लो, और अच्छा एक और देती हूँ, ये सारी लिस्ट भी आप बना सकते हो, अभी की न्यूज की एक्सरसाइजेस हैं। दैट वॉज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, ये किसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अयोध्या, ये किसकी एक्सरसाइज है, राइट। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, बस आपको इतनी बतानी है। दैट मीन्स ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सॉर्टेड हो जाएगी पूरी। अभी ही ये न्यूज में रही है, पिछले महीने की सारी एक्सरसाइजेस हैं ये। अब एक्सरसाइज वायु शक्ति भी न्यूज में है, तो इसको इसमें ऐड कर लेना। एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है, इंडियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट करेगी एक्सरसाइज को, तो वायु से पता चल रहा है एयर, और एयरफोर्स हो गई। 17 फेब को ये होगी, कहां पर होगी, एट पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर में होगी, राइट। तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स जो है बेसिकली दे विल कम अप विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ठीक है जी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। सो एयरफोर्स विल शो कि अच्छा हाउ वेल दे कैन वर्क टुगेदर विद द इंडियन आर्मी, टीम एफर्ट दे विल शो, राइट, कि हाउ दे आर गुड व्हेन दे आर व्हेन बेसिकली everyone should know ना how good they are when they join forces, right? Team effort के बारे में basically मैं बात कर रही हूँ. So it's like a big show that will demonstrate, ये exercise will show कि how good Indian forces at both offensive and defensive, attacking and defending in the air. So they will be doing this during day and night, and Air Force is going to show their skills using precise long range weapons. तो यहाँ पर it will be involving तेजस, राफेल, ये सारे होंगे. तो 121 एयरक्राफ्ट्स हैं, डिफरेंट फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सुखोई है और चिनूक है, अपाची. सो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे. अब यहाँ से सवाल नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इतना पता हो कि 121 एयरक्राफ्ट्स हैं दैट यू विल सी है, राइट. चलिए, लास्ट आर्टिकल है आज के लेक्चर का, दैट इज रिगार्डिंग मार्शल आर्ट है. कलेरी पट्टू. हरियाणा के यूथ मेड अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन एम्ब्रेसिंग कलेरी पट्टू ड्यूरिंग द सेकंड पोजीशन, securing the second position just after Kerala at the Khelo India Youth Games 2023. मार्शल आर्ट है, केरला का जुड़ा हुआ है. सो कलेरी पट्टू, इसका मतलब होता है बैटल ग्राउंड या फिर जिम्नेशियम कलेरी, और मेथड और आर्ट मतलब पेट, तो कलेरी पट्टू बनता है ये. ऑल्सो नोन एज कलारी, एक इंडियन मार्शल आर्ट है और बहुत अभी का नहीं है, ओल्डेस्ट है. आप इसको देखो, 3rd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD तब ओरिजिनेट हुआ था केरला के अंदर. केरला में प्रैक्टिस होता है, कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स में प्रैक्टिस होता है. ओल्डेस्ट है एंड मोस्ट साइंटिफिक मार्शल आर्ट है. इसकी हिस्ट्री अगर आप देखो 3000 साल पुरानी है. सो कलेरी पट्टू के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम पूरा इट इंक्लूड्स, जिसके अंदर अनआर्म्ड स्किलफुल फाइटिंग होती है यूजिंग स्टिक्स, डेगर, स्पीयर्स, स्वॉर्ड, शील्ड्स, नाइफ्स. ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ठीक है जी. तो दिस इज व्हाट कलेरी पट्टू इज. ये था आपका आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको सेशन क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड या सेशन अच्छा लगा है तो ऑल्सो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एज आई हैव ऑलवेज सेड. सो अभी न्यूज में रही बात कलेरी पट्टू की, इट वाज क्योंकि हरियाणा के यूथ दे डिड रियली वेल इन कलेरी पट्टू एंड दे कम इन सेकंड प्लेस जस्ट आफ्टर केरला. सो दे शोड कि हाउ गुड दे आर एट दिस एंशिएंट एंड दिस वे ऑफ फाइटिंग. आप बोल सकते हो मार्शल आर्ट है ना बेसिकली, ठीक है जी. चलिए देन, we'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.